हाँ, सिंप्लीफाइड जीएस इंग्लिश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हम जो है पिछले कुछ दिनों से पोएम्स पढ़ रहे हैं और पोएम्स में हमने 2-3 पोएम की एक्सप्लेनेशन ही पढ़ ली है। आज हम एक नई पोएम लेके आए हैं और वो पोएम है आपकी आंट जेनिफर टाइगर्स। दोस्तों, आंट जेनिफर टाइगर्स को हम पढ़ चुके हैं और आंट जेनिफर टाइगर्स की एक्सप्लेनेशन को आज हम करने वाले हैं। देखिए, हर जो आपकी पोएम होती है उस पोएम में उसकी एक्सप्लेनेशन आती है आपके एग्जाम में, तो उसकी 3 स्टेप होती हैं, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है ये रेफरेंस आपका, ये रेफरेंस है और ये आपका कंटेक्स्ट है और ये आपका एक्सप्लेनेशन है। देखिए अब इसमें रेफरेंस में देखिए वही लाइनें रहती हैं जो हम हर बार पढ़ते जा रहे हैं, हर बार याद करते जा रहे हैं। जैसे कि These lines have been taken from the poem आंट जेनिफर टाइगर्स। देखो इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो पोएम का नाम और एक पोएट का नाम। अब इसमें पोएम क्या है? पोएम का नाम है आंट जेनिफर टाइगर्स। इसको हमेशा जब भी आप किसी पोएम को लिखोगे नाम उसको, तो उसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप जानते हो इस तरह का कॉमा लगा रहता है, इसमें नहीं लगा रखा, थोड़ा गलती हुई प्रिंटिंग की, तो यहाँ पर आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेना, सिंगल या डबल कोई सा भी लगा सकते हो आप, ठीक है, जिससे पोएम का नाम अलग दिखाई दे। इसके बाद कंपोज्ड बाय आप लिखते ही हैं, पोइटेज, अगर पोइट का मतलब कवि है तो पोइट लिखोगे, अगर कवियत्री है तो पोइटेज लिखोगे। अब इसकी पोइटेज कौन है? एड्रिन रिच। कौन है? तो ये हमको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब हमको ये पता कैसे चलेगा कि ये वाली पोएम में से आया है, क्योंकि 5-6 पोएम है, एग्जाम में तो एक ही आएगी, कैसे पता चलेगा? आप जब बार बार उन पोएमों को पढ़ोगे तो उन लाइनों से आप पता लगा लोगे कि ये कौन सी कविता की लाइन है। तब पहले तो यही पता होना चाहिए, इसलिए आप उन पोएमों को बार बार पढ़ोगे। अब इसमें लिखा हुआ है आंट जेनिफर टाइगर्स, आंट जेनिफर फिंगर्स से लेकर के और आंट जेनिफर हैंड। आप जब अपनी कॉपी में नोट करोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जितना भी स्टेंजा है उसको आप पहले दूसरे पेन से लिखोगे, लाल पेन से लिख सकते हो या हरे पेन से लिख सकते हो, जिससे कि वो लाइनें अलग दिखाई दें और उनको पढ़ के लिखना है, ताकि आपको एग्जाम में याद आ जाए कि इस वाली पोएम का ये स्टेंजा आया है। नहीं तो पता ही नहीं चल रहा आपको स्टेंजा का, तो कहाँ से लिखोगे आप एक्सप्लेनेशन? समझ गए? दूसरी बात ये है कि देखो, पहली स्टेप होती है रेफरेंस, तो ये हर पोएम में अपन वो लिखते आ रहे हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, है ना, पोएम का नाम लिख दिया, कंपोज्ड बाय पोइटेज एड्रिन रिच, जो भी है, तो ये हर बार लिखते जा रहे हैं। तो आपको ये लाइन तो अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए, केवल आपको पोएट और जो पोएम है उसका नाम याद होना चाहिए। अगली स्टेप अपनी होती है कंटेस्ट की। किसकी स्टेप होती है? कंटेस्ट की। कंटेस्ट का मतलब होता है कि इस पोएम में बात क्या कहना चाहता है पोएट, क्या थीम है, क्या मैसेज है। तो ये मैसेज भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन 3 तरह से आ सकता है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, यूँ ही पूछ सकता है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, है ना, वहाँ पर आके वो मेन बात जो आपसे पूछना चाह जाता है वो आपको इसमें आएगा कंटेक्स्ट में। तो इसमें क्या लिख रहा है? इन दी लाइन्स द पोइटेज। देखो पोइटेज की स्पेलिंग गलत हो रही है इसमें PORTES लिख रहा है, इसको सही कर लेना, POETESS आएगा, ठीक है। इतनी बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एक्सप्रेसेज यानी एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, और एक्सप्रेस का मतलब तीव्रगामी भी होता है। आपने पढ़ा होगा, वो एक्सप्रेस गाड़ी है, सुना होगा। कई बार कोई अपने ट्रक पर भी लिख देता है ना, सोनू दी गड्डी एक्सप्रेस, फलाना ठिकाना एक्सप्रेस, है ना, लिखते नहीं लिखते हैं। और कई बार ट्रैक्टर पे भी लिख देते हैं एक्सप्रेस। अब ट्रैक्टर एक्सप्रेस होता है क्या? लेकिन हाँ, तो यहाँ पर एक्सप्रेस का मतलब होता है विचार व्यक्त करना। यहाँ पर एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चल रही है, यहाँ विचार व्यक्त कर रहा है। इन दी लाइन्स द पोइटेज, यानी पोइटेज जो है, एक्सप्रेसेस यानी व्यक्त करती है, द प्लाइट यानी जो दर्द है, कष्ट है, ऑफ आंट जेनिफर। क्योंकि आपने इस पोएम में पढ़ा था आंट जेनिफर जो है अपने वैवाहिक जीवन से परेशान रहती है। मतलब ये है कि वो उसके अंकल जो हैं वो उसको हमेशा दबाव में रखते हैं और हमेशा जीवन भर उसको अंकल के दबाव में रहना पड़ा। अंकल के अनुमति के बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। और वो पोएट जो है वो ये भी कहता है कि मरते दम तक भी वो अंकल के जो वेडिंग बैंड है, यानी जो मंगलसूत्र है, उसी से वो बंधी रहेगी। जबकि उसके पर्दे पर, आपको पोएम पढ़ाई थी हमें, मैं बताया था कि उसके घर में जो पर्दा लग रहा है उस पर्दे पर कुछ टाइगर्स बने हुए हैं। वो टाइगर्स आराम से इधर से उधर घूम रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक पेड़ के नीचे एक इंसान यानी एक मनुष्य खड़ा हुआ है, उससे भी निडर रहे हैं। इतने वो निडर हैं और खुश हैं।
जबकि आंट जेनिफर जो है दूसरी तरफ वो दुखी ही रहती हैं हमेशा और अपने पति के दबाव में रहती हैं। उनको जीवन भर कोई आज़ादी नहीं मिलती है, मरते दम तक भी उनको क्या नाम से वो जो मंगलसूत्र का वजन है वो अपने सिर पर या अपने जीवन पर उसको रखना पड़ता है। द वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, देखो यहाँ पर वो लाइन वो बात आ गई, वेट का मतलब वजन, वेट का मतलब क्या होता है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड का मतलब होता है शादी का एक निशानी, वेडिंग बैंड का मतलब क्या होता है, शादी की निशानी। तो हमारे हिंदू धर्म में या भारत में तो मंगलसूत्र होता है, वैसे और देशों में कुछ और फॉरेन कंट्रीज में कुछ और बांधते होंगे, कोई ना कोई ऐसी पहचानी होती है, कहीं पर अंगूठी भी निशान होता है। तो उसको पहनने के बाद वो क्या नाम से उसके वजन से हमेशा वो दबी रहती है। कौन, वाज लाइंग हैवी, बहुत भारी है, ऑन हर हैंड, उसके हाथ पर वो क्या है, भारी है। ये वेडिंग बैंड अलग तरीके का है, हमारे भारत में उसको मंगलसूत्र कहते हैं, लेकिन दूसरे देशों में हाथों में बांधा जाता है। ठीक है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, अब एक्सप्लेनेशन, अब उस बात को कहेगा जो 4 लाइनों में आ रहा है या 5 लाइनों में आ रहा है ना, मेन थीम क्या है उसकी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में उसमें आएगा आंट जेनिफर्स फिंगर्स, आंट जेनिफर की जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, फिंगर्स का मतलब उंगलियां, आर मूविंग अबाउट हर वूल, वो क्या नाम से जैसे अपन ऊन बुनते हैं तो उंगलियां चलती नहीं चलती हैं, आपने देखा होगा कुछ महिलाओं को ऊन बुनते हुए, तो ऊन बुनती हैं तो उस समय उंगलियां चलती रहती हैं, कई उंगलियां इस्तेमाल में आती हैं। तो हर फिंगर्स आर मूविंग, उसकी उंगलियां चल रही हैं, अबाउट हर वूल, जो उसके ऊन है उसके आसपास ही चल रही हैं। बट शी इज फाइंडिंग इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक हाथी दांत की जो वो है सलाइयाँ जिसको अपन कहते हैं, उनको चलाना भी उसको मुश्किल हो रहा है, इतनी वो कमज़ोर हो गई है। कौन, आंट जेनिफर। द हैवी वेट ऑफ हस्बैंड बैंड इज स्टिल लाइज अपॉन आंट जेनिफर हैंड, और उसके पति का जो वेडिंग बैंड है भारी है, जो जिम्मेदारी से भरा हुआ है, वो अभी भी उसके हाथों पे लगा हुआ है, जिसके कारण वो उनको भी नहीं चला पा रही है। हर मैरिड लाइफ वाज नॉट हैप्पी, उसके वैवाहिक जीवन खुशीपूर्ण नहीं था, है ना। हर मैरिड लाइफ मतलब उसका वैवाहिक जीवन वाज नॉट हैप्पी एंड प्लीजेंट, सुहावना नहीं था, अच्छा नहीं था। आंट जेनिफर हाईलाइट द स्ट्रगल, अब जो आंट जेनिफर जो इसके जो पोइट है, अब एंड्रिक रिच लिखा होना चाहिए, यहाँ गलती हो गई है, एंड्रिक रिच हाईलाइट द स्ट्रगल एंड प्रॉब्लम ए वुमेन फेसेस इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ये पुरुष, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का मतलब क्या हुआ, मेल का मतलब पुरुष, डोमिनेटेड का मतलब पुरुष प्रधान, जिसमें पुरुष का दबदबा हो, ऐसे समाज में जो महिला होती है उसके स्ट्रगल को और उसके प्रॉब्लम को इस पोएम में बताया गया है। ठीक है ना। ये आपको मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया। आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार पढ़ के देखिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका आपको अर्थ हम बताएंगे और इसको ठीक से तैयार करें। उम्मीद है आपको दोस्तों कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे, और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। साथ ही साथ एक काम को और करना है आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक शेयर तो आप करोगे ही करोगे। थैंक यू वेरी मच।